नमस्कार। मैं अमित नैमा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स। आज हम वैदिक काल पर एक चर्चा करेंगे। वैदिक काल, जैसा कि भारतीय इतिहास में हम जानते हैं कि वैदिक काल से ही लिखित प्रमाण जो इतिहास के हैं वो प्राप्त होते हैं। वैदिक काल जैसा नाम से जाना जाता है कि वेदों की रचना का काल। इस काल में वेदों की रचना हुई थी। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना वैदिक काल में हुई थी, इसलिए सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद माना जाता है। वैदिक काल से जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेके 600 ईस्वी तक, बीसी तक माना जाता है। बीसी और एडी ये दो इतिहास में काल क्रम हैं जिनको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि बीसी मतलब ईसा के जन्म के पहले और एडी ईसा के जन्म के पश्चात। ठीक है, तो 1500 से लेके 1000 तक का जो समय है वो ऋग्वैदिक काल का कहलाता है, और 1000 से लेके 600 बीसी तक का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। ऋग्वैदिक काल में वेदों की रचना हुई थी, इस कारण इसे वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में बाकी के जो 3 वेद हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इनकी रचना हुई थी। मैक्स मूलर का जो मत है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, इसको इतिहास में मान्यता दी जाती है, और इसी मान्यता के आधार पर हम इन्हें मध्य एशिया से आया हुआ मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का ये भी मत है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण आर्यों का आगमन ही था, जो कि सिंधु नदी के तट से लेके लगभग पूरे पंजाब, वर्तमान में पंजाब प्रांत तक फैला हुआ है। अगर हम आर्यों की विश्लेषण करें तो हमें ये प्राप्त होता है कि ये कबीलियाई जाति थी, जो कि लगभग खाना बदोश के जैसे जीवन यापन करती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन का कारण इन्हें ही माना जाता है, लेकिन अभी इसके कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। ये एक संकल्पना मात्र मानी जाती है। ऋग्वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में के अलावा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनकी रचना भी मानी जाती है। ब्राह्मण में श्लोक हैं, उपनिषद में गुरु के समीप या किसी के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जबकि आरण्यक में वन में जाकर इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे महाभारत को आरण्यक की श्रेणी में रखा जाता है। अगर हम ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करें तो इसमें परिवार एक इकाई होती थी। परिवार मिलकर कुल बनते थे, कुल मिलकर विश्व का निर्माण होता था, और विश्व से जन, जन से महाजनपद, ऐसे करके राष्ट्र की एक कल्पना प्रस्तुत होती थी। परिवार पितृसत्तात्मक प्रधान था, जिसमें पिता या घर का प्रमुख मुखिया कुलुप कहलाता था। इसके अलावा जो अन्य इकाई है, जैसे कि राष्ट्र, जिसमें राजा प्रमुख होता था, पर राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, प्रजातंत्र के द्वारा, प्रजा के द्वारा चुना हुआ होता था। वंशानुगत पद्धति में क्या होता है कि राजा का पुत्र ही राजा होता है, जबकि प्रजातांत्रिक विधि में ये होता है कि प्रजा के द्वारा, जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही राजा का उत्तराधिकारी होता है। वैदिक काल की सामाजिक स्थिति को और विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, पर प्रारंभ में जब आर्य थे तो ये समाज 2 वर्गों में माना जाता था, आर्य और अनार्य। बाद में जब हम मुंडोपनिषद और पुरुष सूक्त का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो वर्ण विभाजन था वो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिन्हें क्रमशः ब्रह्मा के सिर से उत्पत्ति ब्राह्मणों की मानी जाती थी, बाहों से क्षत्रियों की मानी जाती थी, जांघों से जो उत्पत्ति है वो वैश्य की मानी जाती थी, और पैरों से जो उत्पत्ति है वो शूद्र की मानी जाती थी। ऐसे करके हमारा वर्ण व्यवस्था उस समय थी, पर ये वंशानुगत नहीं थी, ये कर्म पर आधारित थी। कोई भी चाहे तो अपना कर्म के आधार पर अपना वर्ण बदल सकता था। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया, ये वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, जो कहीं ना कहीं एक ऐसी परंपरा बन गई जो वर्तमान के परिवेश में भी बहुत ज़्यादा विचारणीय है, जिसके कारण लगभग समाज का क्रमिक ह्रास हुआ। अगर इस समय समाज की स्थिति में नारियों की स्थिति देखी जाए तो इस समय सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और जितनी भी कुप्रथाएं हैं, इस समय उनका कोई भी समाज में स्थान नहीं था। समाज में स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, परंतु समाज पुरुष प्रधान ही था, प्रमुखता पुरुषों की होती थी। पुत्रों के लिए यज्ञ, जो भी कर्म कांड होते थे वो किए जाते थे। पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार तब दिया जाता था
जब यदि पुत्र उस योग्य ना हो, उत्तराधिकारी बनने के योग्य ना हो, तब पुत्रियों को ये अधिकार दिए जाते थे। जबकि इस समय महिलाओं को शिक्षा का सामान्य अधिकार था, वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। कई स्त्रियां ऐसी होती थी जो विदुषी हो जाती थी, जो बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जन करती थी। गार्गी, विश्वघोषा और बहुत सी ऐसी महिलाओं के नाम हैं जो इतिहास में अभी भी जाने जाते हैं। इतिहास में, वैदिक काल के इतिहास में महिलाओं की जो स्थिति थी वो सम्मानजनक मानी जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं, महिलाओं की जो स्थिति थी क्रमिक ह्रास होने लगता है। इसमें सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, साथ साथ बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा, जौहर प्रथा। जौहर प्रथा के प्रमाण वैसे इस समय कम मिलते हैं। ये गुप्त काल के बाद से जब अरबों के आक्रमण हुआ था उस समय जौहर प्रथा के प्रमाण ज़्यादा मिलते हैं। इस समय सती प्रथा के प्रमाण अवश्य उत्तर वैदिक काल में मिलने लगते हैं। इसके साथ साथ ही बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा, जिनके आप स्पष्ट प्रमाण रामायण काल और महाभारत काल, क्योंकि रामायण और महाभारत का काल चौथी शताब्दी में माना जाता है, जिसमें रामायण में राजा दशरथ की 4 पत्नियां, महाभारत में द्रौपदी जिसके 5 पति, ऐसे बहुपति और बहुपत्नी प्रथा के प्रमाण इस समय मिलते हैं। पर वैदिक काल, जो ऋग्वैदिक काल है, उसमें एकल पत्नी प्रथा की व्यवस्था थी। जो कुलीन वंश होते हैं उनसे ये परंपराएं प्रारंभ होती थी। हालांकि पर्दा प्रथा का इस समय प्रचलन नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे आते आते पर्दा प्रथा भी प्रारंभ हो गई। उत्तर वैदिक काल में पर्दा प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी। जैसे अगर हम धार्मिक क्षेत्र का अध्ययन करें वैदिक काल में, तो हम देखते हैं कि इंद्र जो है वो ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता होता था। अग्नि, वरुण, वायु के पवन देवता, ऐसे देवताएं थे। लगभग हम इनका विश्लेषण करें तो प्रकृति को कौतूहल की दृष्टि से देखने के कारण जिन चीज़ों को ये कौतूहल की दृष्टि से देखते थे उनको देवता की श्रेणी में रख देते थे। हालांकि मूर्ति पूजा का प्रमाण इस समय नहीं मिलता, और अगर हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि लगभग सभी धार्मिक अनुष्ठान थे वो यज्ञ के रूप में होते थे, जिसमें राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ ये प्रमुख होते थे, जिसमें कि किसी विशेष शक्ति को पाने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए इत्यादि के लिए ऋग्वेद काल में इन चीज़ों की प्राथमिकता रही है। अगर हम यजुर्वेद का अध्ययन करें तो इसमें यजुर्वेद में सारे जितने भी नीति नियम हैं वो लिखित रूप से यजुर्वेद में है। सामवेद में जितनी भी स्तुतियाँ हैं, श्रुतियाँ हैं या फिर जितनी भी गायन हैं वो सामवेद में मिलते हैं। अथर्ववेद में जितने भी जादू, टोने, अविश्वास, जितनी भी तांत्रिक क्रियाओं का वर्णन है वो अथर्ववेद में मिलता है। मृत संजीवनी बूटी जिसका वर्णन हमने रामायण में सुना है वो अथर्ववेद में प्राप्त होता है। राजनीतिक दृष्टि से अगर हम अध्ययन करें तो इसमें ऋग्वैदिक काल प्रजातांत्रिक था, जबकि उत्तर वैदिक काल वंशानुगत हो गया। अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो इसमें व्यापार विनिमय का माध्यम गाय होती थी। गाय को अगन्य कहा जाता था, व्यापार के विनिमय के लिए गाय का प्रयोग होता था। और इस समय निष्क नाम की एक मुद्रा का चलन हो गया था। व्यापार लगभग ग्रामीण व्यापार था, ग्राम के बाहर विदेशी व्यापार की कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। व्यापार विनिमय का माध्यम मुद्राएं, गाय इत्यादि होते थे। इन्होंने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। धीरे धीरे ये खाना बदोश से ग्रामीण या कृषक जीवन व्यतीत करने लगे थे। जौ, गेहूँ, धान इसके प्रमाण यहाँ से मिले हैं। खेतों की जुताई के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगर हम आश्रम व्यवस्था की बात करें तो इस समय जवालोपनिषद से हमें यह जानकारी मिलती है कि आश्रम व्यवस्था 4 प्रकार की होती थी। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर होता था वानप्रस्थ और फिर संन्यास। ऐसे 4 श्रेणियों में ये बटा हुआ था। उस समय औसत आयु काल 100 वर्ष मानी जाती थी, तो क्रमशः 25-25 सालों में इसको बांट दिया गया था। इसके बाद अगर हम अध्ययन करें तो हमारा जो समाज है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्णों में बटा हुआ था। ब्राह्मण वर्ग का प्रमुख कार्य यज्ञ, पूजा पाठ इन सब चीज़ों में था। क्षत्रिय जो था वो युद्ध कौशल में प्रवीण होते थे और युद्ध कला इनका प्रमुख कार्य होता था। वैश्य वर्ग व्यापार वर्ग में आता था, जबकि शूद्र जो वर्ग होता था वो कारीगर वर्ग में आता था, जिसमें भी जितने भी किसान, चर्मकार या जितने भी कारीगर वर्ग थे वो इस वर्ग में आते थे। इसके साथ ही अगर हम इसकी विज्ञान और तकनीक की बात करें या फिर ज्योतिष की बात करें तो इस समय ज्योतिष विद्या का विशेष अध्ययन किया गया।
बीजगणित का अध्ययन किया गया। बीजगणित के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। ज्योतिष आचार्य ग्रहों की नक्षत्र की जानकारी इनको हो गई थी। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इनके स्पष्ट प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी इस समय इन लोगों को हो चुकी थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। इस समय इसके प्रमाण मिले हैं। इसके साथ साथ अगर हम आगे वैदिक काल का और अध्ययन करें तो हम जानते हैं कि वैदिक काल में लगभग ब्राह्मणवाद का बोलबाला धीरे धीरे बढ़ता गया। ऋग वैदिक काल लगभग समान था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ब्राह्मणवाद का बोलबाला बढ़ता गया, जिसके कारण 16 संस्कार प्रचलन में आए। बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत, मतलब जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु उपरांत तक लगातार 16 संस्कार चलते थे, जिनसे जन सामान्य का जीवन लगभग तृप्त हो चुका था। क्योंकि अगर उनकी आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं है, फिर भी उनको ये 16 संस्कार करने अनिवार्य थे, जिसके कारण क्या होता था, आर्थिक बोझ के तले व्यक्तियों के जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता था, जिससे त्रस्त होकर वो लोग दूसरे धर्म का अनुसरण करने के लिए अपना मत तैयार करने लगे। और यही पृष्ठभूमि 6ठी शताब्दी ईस्वी में प्रस्तुत हुई, जिससे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। अगर हम इस पृष्ठभूमि का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि इन संस्कारों में एक संस्कार था विवाह संस्कार, जिसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जिसमें देव विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, इसके साथ साथ असुर विवाह, पेशाच विवाह और राक्षस विवाह, जिसमें अंतिम जो 3 हैं वो निम्न कोटि के माने जाते थे, जिसमें प्रारंभ के 3 जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मान्यता थी। इसके अतिरिक्त अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह भी समाज में व्याप्त था, जो कि पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा के समान था। जैसे महाभारत काल में हम लोग देखते हैं कि नियोग प्रथा के द्वारा कुंती ने अपने पुत्रों की प्राप्ति की थी। अगर रामायण काल और महाभारत काल का विश्लेषण हम करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो रीतियां हैं, परंपरा हैं, वो हमको इन अध्ययन काल से प्राप्त होती है। लगभग 4ठी शताब्दी का जो अध्ययन काल है वो रामायण काल, महाभारत काल से देखा जाता है। अगर इनका विस्तृत विश्लेषण करें तो उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति का हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद मगध में जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, जिसमें बौद्ध धर्म का उदय, जैन धर्म का उदय, हम उसकी विस्तृत रूपरेखा देखेंगे। नमस्कार।